हेलो एवरीवन, मेरा नाम सलोनी चुग है और आज हम अपनी नई यूनिट शुरू कर रहे हैं। यूनिट का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए हम अपनी लॉज ऑफ मोशन जो अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था उसको हम पहले रिवाइज करेंगे और फिर अब थोड़ा हाई लेवल पे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो लॉ है हमारा लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है। 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है एवरी बॉडी रिमेन इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state. Okay, तो इसका कहने का मतलब है कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करती रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए ऑफ कोर्स इन द स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अगर वो वापस भी आ जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे कुछ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, वापस आ जाता है सपोज, या किसी स्ट्रेट लाइन में जाता मुड़ जाता है तो क्या होगा? वहां पे क्या होगा? ये वेलोसिटी बदल जाएगी। वेलोसिटी के बदलने का मतलब वहां एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का मतलब है वहां कुछ एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, तो आपको ये क्लियरली समझना है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करता रहेगा, या आप बोल दीजिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करता रहेगा, या आप बोल दीजिए वो कांस्टेंट स्पीड में मूव करता रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा विद कांस्टेंट स्पीड और ठीक है, और आप बोल सकते हो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करता रहेगा ऑफ कोर्स इन अ स्ट्रेट लाइन, या वो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करता रहेगा हमेशा, अनलेस एंड अनटिल उस पे आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। ठीक है, जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगी, बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही है तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करती रहेगी। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वहां कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है, तो देखिए सपोज आप रोड पे जा रहे हैं और आप एक कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हैं। ठीक है, और आप कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हैं अपनी, सपोज आप लगा लीजिए आप अपनी आपको मैंने कांस्टेंट स्पीड में ऐसे एक टाइप से धक्का दे दिया और आप एक कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लिया आपने और आप उसी कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हैं। क्या आप थोड़ी देर बाद रुक जाएंगे? आप कांस्टेंट स्पीड में जा रहे थे, आपको कोई फोर्स नहीं मिल रही है पीछे से, तो क्या आप रुक जाएंगे थोड़ी देर बाद? ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि चीजें कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रही हैं। सपोज एक कार है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रही है, उसने मतलब ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन दे रखा होगा। क्यों एक्सेलरेशन दिया होगा अब ये हमें समझना है। ठीक है, या एक्सेलरेशन देने की, एक्सेलरेटर दबाने की जरूरत क्यों पड़ती है? सपोज आपने ऐसा करा कि आप एक स्कूटी लेके जा रहे हैं, कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी में आप स्कूटी चल रही है आपकी और आपने एक्सेलरेटर छोड़ दिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप कोई फोर्स नहीं दे रहे वहां पे, आपने एक्सेलरेटर छोड़ दिया, आप कांस्टेंट वेलोसिटी में चलना चाहिए आपको, बट नहीं, आप रुक जाएंगे वहां पे। आप क्यों रुक जाएंगे? आप इसलिए रुक जाएंगे क्योंकि वहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स है, और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? वो रोड के थ्रू लग रही है टायर्स पे, वो है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स है बेसिकली वहां पे एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे मोशन को रोक दे रही है। ठीक है, वो हमारी मोशन की डी एक्सेलरेशन करा रही है। ओके, अगर फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होती तो कांस्टेंट स्पीड में मूव करता रहता। ओके, तो ये न्यूटन लॉ बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते आप कि नहीं हम तो रोड पे कांस्टेंट वेलोसिटी में जाते हैं, उसके बाद सपोज एक्सीलरेटर छोड़ दिया दबाना, तो स्कूटी का सपोज आपने एक्सीलरेटर छोड़ दिया दबाना, तो आप बोलो कि नहीं अब तो ये रुक रही है, तो ऐसा नहीं है, वैलिड है लॉ, बट वहां पे एक्सटर्नल फोर्स है। अगर फ्रिक्शन, ठीक है, अब जैसे सपोज आप उस पे ले लीजिए आप थोड़ा, अगर आप बर्फ पे थोड़ी फ्रिक्शन कम होगी वहां, ठीक है, और आप रोलर स्केटिंग कर रहे हैं तो वहां आप देखना आप ऑफ कोर्स वेलोसिटी आपकी कम होगी, बट वो धीरे रेट में कम होगी। ठीक है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन कम है। ठीक है, तो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स अगर हम कम कर दें, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हम कम कर दें। अब आपको ये भी नोटिस करना है कि फ्रिक्शन ही वो फोर्स है एक्चुअली जो हमें चलने में हेल्प करती है, फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो एक्चुअली रुकने में भी हेल्प कर रही है एक टाइप से। ठीक है, वो आपके मोशन को डिक्रीज भी कर रही है। ये हम फ्रिक्शन वाली चीज में पढ़ेंगे, बट ये इसका क्लैरिफिकेशन फ्रिक्शन वाली चीज में आएगा। बट यहाँ आपको अभी ये देखना है कि बॉडी, अब जो एक्सेलरेटर की बात हुई है, एक्सेलरेटर, स्कूटी में एक्सेलरेटर होता है ना, स्कूटी का जो एक्सेलरेटर है वो उसका काम क्या है? बॉडी की एक्सेलरेशन कराना।
और उस एक्सीलरेटर को दबा के रखना पड़ता है अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी आपको लेनी है। क्यों? क्योंकि आपकी जो वो एक्सीलरेटर वाली फोर्स है उसको बैलेंस करना पड़ेगा जो हमें रोड से फ्रिक्शन वाली फोर्स है, और अगर हम उसको बैलेंस कर लेंगे तो हमारी स्कूटी कांस्टेंट स्पीड में इन अ डायरेक्शन चल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है अ बॉडी एट रेस्ट है, कोई फोर्स नहीं लग रही है उस पर, तो वो अपना कांस्टेंट वेलोसिटी रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में ही मूव करता रहेगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है। तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अब देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है, अब क्या बेसिस है, मतलब कई चीजों पे फोर्स लगाई। ठीक है, कई चीज पे फोर्स लगानी है, उसको मूव कराना, या सपोज एक चीज कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। ठीक है, तो बेसिकली हर एक बॉडी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अपनी। हमारा फर्स्ट लॉ यही कहता है ना कि रेजिस्टेंस है। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। कुछ रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता। अगर वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है तो कांस्टेंट स्पीड में जाएगा, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है। यानी कि एक रेजिस्टेंस है कि वो मूव नहीं करना चाहता, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता एक्चुअली। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस क्या उस रेजिस्टेंस का मेजर होता है इनर्शिया। तो ये इसीलिए जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलेंगे। और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया है रेजिस्टेंस। बेसिकली अपनी स्टेट चेंज करने के लिए जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है एक बॉडी से, वो इनर्शिया। और इनर्शिया का मेजर क्या होता है? मास। जिसके पास ज्यादा मास उसका ज्यादा इनर्शिया। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां लिखा है द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट द चेंज ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं? वो होता है इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया की टाइप पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर बॉडी The tendency of a body to remain in a state of uniform motion along a straight line. अगर एक स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है और यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। उस इनर्शिया कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि अभी बताया ना कि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन आगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करना चाहता। द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता, वो अपनी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहता है। तो वो जो इनर्शिया है उसको कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इनर्शिया है, इसका मेजर क्या है? मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जो मास होता है बॉडी का वो होता है मेजर ऑफ इनर्शिया। If a body has large mass, it has more inertia, है ना? तो मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। जैसे सपोज एक बॉल है और एक ट्रक है, तो हमने किसको मूव कराना? अगर मैं दोनों को थोड़ा सा उसकी स्टेट चेंज करवाना चाहती हूँ, फोर्स लगाती हूँ, उसकी स्टेट चेंज करवाना चाहती हूँ, तो ट्रक को मूव कराना ज्यादा मुश्किल होगा कि बॉल को मूव कराना? ऑफ कोर्स सेम फोर्स, अगर दोनों पे सेम फोर्स लगाई जाए तो ट्रक को मूव कराना ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा, उसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो देखिए जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है उसके लोअर क्लासेस के एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लोअर क्लासेस में आपने ये देखा होगा, लोअर क्लासेस में हमने क्या बोला कि सपोज एक कार है, वो राइट टर्न लेती है, तो आपको अगर सपोज लेफ्ट टर्न लेती है तो आपको राइट की तरफ धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि अगर उसने लेफ्ट टर्न ले लिया तो आपकी जो अपर बॉडी है, बेसिकली आपकी अपर बॉडी है, उसको कुछ इनर्शिया है, नीचे वाली बॉडी सिंक है कार के मोशन के साथ। ठीक है, तो लेफ्ट को टर्न लिया जब, यानी कि कार लेफ्ट में चलेगी, बट आपकी बॉडी की इनर्शिया की वजह से कार और आपकी बॉडी वहीं की वहीं रह गई। ठीक है, तो क्या हुआ? कार लेफ्ट चलेगी, आपकी बॉडी वहीं की वहीं रह गई, इसलिए आपको लग रहा है, इसलिए ऐसा फील होता है कि आपको राइट की तरफ एक जर्क लगा। सिमिलरली देखिए, कार लेफ्ट की तरफ, आपकी बॉडी वहीं की वहीं है, तो इन शॉर्ट आपकी राइट में डिस्प्लेसमेंट हुई अगर कार के रिस्पेक्ट में बात करी जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको एक धक्का लग रहा है राइट की तरफ। ठीक है, इन शॉर्ट आपको लग रहा है कि आपको राइट की तरफ एक धक्का लग रहा है। ओके,
इन शॉर्ट कार के रिस्पेक्ट में आपकी बॉडी राइट की तरफ मूव, क्योंकि आप तो कार के साथ जा रहे हैं, तो कार के रिस्पेक्ट में आपकी बॉडी राइट की तरफ जर्क ली, एक्चुअली कार मूव कर गई और आपकी बॉडी वहीं की वहीं है, ठीक है, एक्चुअल में ये हो रहा है। सिमिलरली कार राइट टर्न लेगी तो लेफ्ट में जर्क लगेगा। कारपेट का एग्जांपल पढ़ा था, कारपेट है उसको आपने ऐसे करा, एक स्टिक लेके कारपेट में मारा तो कारपेट तो मूव कर गया, लेकिन वहां की जो डस्ट है उसकी इनर्शिया की वजह से वो वही रह गई, इसलिए कारपेट और डस्ट अलग अलग हो गई। तो ये सब हमने बेसिकली 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, उसका रीजन ये सब आपको एक्सप्लेन हो ही गया न्यूटन फर्स्ट लॉ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied force and change take place in the direction of the applied force, ठीक है। तो क्या है जो लीनियर मोमेंटम, अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू mv, ये लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा था, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए। मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोमेंटम हमने पढ़ा था mv होता है, ठीक है। मोमेंटम की डेफिनेशन होती है मास इनटू वेलोसिटी, ये मास है और ये है वेलोसिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये इन टोटल होगा एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो ये है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारा मोमेंटम। इसकी यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट क्या है? केजी। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की जो यूनिट होगी, यूनिट जो होगी अपनी मोमेंटम की, वो हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहां पे क्या बोला हुआ है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर, अब देखिए ये हमने पढ़ा भी था, एफ ऐसे लोअर क्लासेस में ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। एम वी फाइनल मोमेंटम, एम यू इनिशियल मोमेंटम बाई टी, ये फोर्स हो गया, ठीक है। ऐसे हम लिखते हैं लोअर क्लासेस में, ऐसे लिखा था, बट अब आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि अब आप कैसे लिखेंगे? हम क्योंकि अब इंस्टेंटेनियस चीजें सीख चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब सीख चुके हैं, तो अब ये है इसका एग्जैक्टली मतलब, ठीक है। इंस्टेंटेनियस फोर्स भी निकाली जा सकती है, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस फोर्स आ जाएगी यहाँ पे। तो इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि इन शॉर्ट ये बोल रहा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय डीटी, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है ये 1 होता है, तो फोर्स क्या हो गई? डीपी बाय डीटी, ठीक है। ये हमारा सेकंड लॉ है, एफ इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी, ओके। ये हमारा सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, इज डायरेक्ट strictly applicable to a single particle. The force F in the law stands for the net external force. Any internal forces in the system are not to be included in F. ठीक है, तो ये जो हम लगाते हैं, ये जो यहाँ पे F है, इन छोटे कहना जाता है, यहाँ पे जो F है ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स पे नहीं एप्लीकेबल होगा। ये जो F है ये एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्सेस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो फोर्स F in the law stands for net external force, ठीक है, ओके। हमने क्या करा? देखिए अब सेकेंड लॉ को ऐसे भी तो लिखते हैं, फिजिकल टू एम ए, है ना, एफ इजिकल टू एम ए, बेसिकली इससे यही तो निकल के आता है। कैसे निकलेगा ये? डी बाई डी टी ऑफ एम वी, तो एम डी बाई डी टी ऑफ वी, डी बाई डी टी ऑफ वी क्या होता है? ए, तो एफ जो है वो एम ए आ गया, ठीक है। ये निकाल, ये सेकेंड लॉ से आ गया, बट ये हमने अभी तक ऐसे ही डिस्कशन करा हुआ है लोअर क्लासेस, बट आप यहाँ पे ये चीज नोटिस करिए कि एक्चुअली लॉ एफ इजिकल टू एम में नहीं है। एक्चुअली लॉ है एफ इजिकल टू एम लाइक डीपी बाय डीटी। अब देखिए सपोज मास भी चेंज हो रहा है, इसमें हमने अज्यूम कर रखा, देखिए मास को बाहर निकालिए मतलब मास टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इन शॉर्ट हमने ये अज्यूम करा है। बट सपोज मास भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, सपोज मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो क्या होगा फिर? तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ चेन रूल लगेगा ना, इंटू वी प्लस वी डी एम बाई डी टी, तो ये हो जाएगा फोर्स।
तो ठीक है, तो यहाँ पे अब आप ऐसे भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें मास चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसमें मास चेंज हो रहा है, तो ये एग्जैक्टली आएगा, फिर ये एग्जैक्टली फॉर्मूला होगा हमारा फोर्स का। ओके, चलिए